हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर स्वागत करती हूँ आपका आज के वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि आपको पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा चल रहा है पुष्पीय पादपों में शारीर यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसका आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 और शुरू करते हैं क्या है आज की कहानी बायो की। और इसी के साथ हमारी जो खून चूसने की प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि ये सब कुछ हमें पढ़ना है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ऊतक तंत्र की शुरुआत करने वाले हैं कि टिश्यू सिस्टम क्या है उसको देखेंगे। साथ में बाहरी त्वची ऊतक तंत्र की बात करेंगे और बाहरी त्वची ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बाहरी त्वचा क्या है ये देखेंगे। और साथ में बाहरी त्वची ऊतक तंत्र के कार्य, या आप चाहें तो इसे बोल सकते हैं कि बाहरी त्वचा के कार्य देखेंगे आज कि वो क्या क्या कार्य करती है प्लांट्स में। ठीक है, तो बात करते हैं हम टिश्यू सिस्टम की। ठीक, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको एक सीरीज बताई थी कि क्या होता है, कैसे होता है। उसी की कहानी को ले जाने के लिए आगे की तरफ हम बात करते हैं कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि सेल होती है यानी कोशिका होती है। जब कोशिकाएं बहुत सारी हो जाती हैं तो हम उसे बहु कोशिकाएं कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो उत्पत्ति में समान हो और कार्य भी समान करती है उसे हम ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जब बहुत सारे प्रकार के टिश्यू मिल जाते हैं, ठीक है, हमने बात की थी, यहाँ पे डायग्राम भी बनाया था कि एक प्रकार का टिश्यू ये है, इसी तरह कुछ और प्रकार का टिश्यू है जो 2-4 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना। तो 3-4 प्रकार के टिश्यू जब मिल जाते हैं, जैसे कि एक टिश्यू ये है और एक टिश्यू ये वाला है, ये भी समान कोशिकाएं हैं जो कोई दूसरा कार्य कर रही है। ये कार्य नंबर 1 कर रही है, ये कार्य नंबर 2 कर रही है। ठीक है, मान लो हम ले लेते हैं कि इसका कार्य जो है वो फोटोसिंथेसिस करना है और इसका कार्य है वो संवहन करना है, यानी कि पौधे में पदार्थों को इधर से उधर ले जाने। तो इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है, मतलब ये एक प्रकार का ऊतक है और ये एक प्रकार का ऊतक है। जब 2 या 2 से अधिक ऊतक मिलते हैं, यानी कि अब अगर इन दोनों को मिला के हमें कोई यूनिट देनी हो तो हम क्या दे देंगे उसको, ऊतक तंत्र। क्यों ऊतक तंत्र? क्योंकि खाना तो ये अकेला बना रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए इसको इसकी सपोर्ट की जरूरत है। तो अब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऊतक तंत्र, या जिसको हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू अलग है, जब बहुत प्रकार के टिश्यू एक साथ काम करते हैं, जैसे यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये खाना बना रहे हैं, ये खाने को इधर उधर पहुँचा रहे हैं, इनका काम सिर्फ खाना बनाना है, तो ये एक प्रकार का ऊतक है यानी टिश्यू है, क्योंकि ये कोशिकाओं का समूह है। ये भी कोशिकाओं का समूह है और समान कार्य कर रहा है, यानी कि खाने को इधर उधर ले जाने का काम कर रहा है, जो कि फ्लोएम करता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना ये नहीं हो सकता और इसके बिना ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो फिर हम उसे बोल देंगे ऊतक तंत्र। ऐसे और भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के ऊतक हो सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के सिस्टम यानी कि ऊतक तंत्र मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। ये कहानी आपने जरूर पढ़ी है पहले, लेकिन बस वही मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ, जिसको हम ऑर्गन्स कहते हैं। अलग अलग अंग होते हैं, जैसे कि पत्ती है, पत्ती में खाना बनाने वाली ऊतक भी है, ले जाने वाला ऊतक भी है, ठीक है, वृद्धि करने वाला ऊतक भी है। तो बहुत प्रकार के ऊतक सिस्टम मिलकर पत्ती बनी है, और पत्ती क्या है, पौधे का एक अंग है। तो अंग बना लेते हैं ऊतक तंत्र, ऊतक अंग बना लेते हैं। अब बहुत सारे अंग, जैसे कि पौधे में पत्ती एक अंग है, तना एक अंग है, ठीक है, और जो आपकी फूल है वो एक अंग है। तो जब अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र ही क्या होता है, हमारा जीव होता है, यानी कि जो भी जिसकी भी हम बात करें, चाहे वो पौधा है चाहे वो कोई एनिमल है।
कहानी आपको समझ आ गई है। आज जो हम करने वाले हैं वो ऊतक तंत्र की बात करने वाले हैं, मतलब कि इस तंत्र में हम बहुत सारे प्रकार के ऊतक पढ़ने वाले हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, उसमें आज हम सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे? बाह्य त्वचा। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऊतक तंत्र हो सकते हैं ऊतक में। ठीक है, चलिए। उच्च श्रेणी के पादपों की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एक से अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है ना, जैविक क्रियाओं को संपादन करने के लिए एक से अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर कार्य करते हैं। ऊतकों के ऐसे समूह को जो किसी निश्चित कार्य का संपादन करने के लिए एक इकाई के रूप में, यानी कि एक यूनिट के रूप में, यूनिट क्या मतलब? वही एक साथ मिलके, मतलब ये वाला और ये वाला एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? एक इकाई के रूप में, मतलब एक साथ के रूप में कार्य करते हैं, तो ऊतक तंत्र या टिश्यू सिस्टम कहलाता है। आई होप मैंने आपको सेटिस्फाई कर दिया है समझा के कि ऊतक तंत्र क्या होता है। समझ में आ गई बात? कोशिका, बहुकोशिका, उसके बाद ऊतक यानी कि टिश्यू, फिर टिश्यू सिस्टम, फिर टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन यानी कि अंग, और अंग के बाद अंग तंत्र, और अंग तंत्र से ही मिलकर हमारा जो है संपूर्ण जीव बना हुआ होता है। ठीक है, चलो। किसी ऊतक तंत्र का निर्माण करने वाली सभी ऊतक संरचना में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति व कार्य प्रायः समान होंगे। फिर ये एक और भारी भरकम सी लाइन, कोई बात नहीं, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई है कि ये ऊतक तंत्र क्या होता है, यानी कि दो या दो से अधिक प्रकार के कोई ऊतक हैं, वो साथ में मिलके कार्य करते हैं, तो हम उसे ऊतक तंत्र कह देते हैं। अब ये जो लाइन कह रहा है कि ये जो ऊतक है, मतलब ये और ये, जैसे कि मैंने अभी कहा कि मान लो ये प्रकाश संश्लेषण करता है और ये उस खाने का संवहन करता है। खाने का संवहन कौन करता है भाई? फ्लोएम करता है, मतलब ये हमारा फ्लोएम होगा, ये फ्लोएम है। हम फ्लोएम पढ़ के आए हैं, पढ़ा है ना फ्लोएम? फ्लोएम में क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी थी? नहीं, फ्लोएम मृदूतक था, फ्लोएम रेशे थे, चालिनी नलिकाएं थी, सह कोशिकाएं थी, मतलब टोटल करके 4 प्रकार की कोशिकाएं थी। चार प्रकार की सेल्स थी हमारे पास, राइट? यही तो ये कह रहा है कि किसी भी ऊतक तंत्र का निर्माण करने वाले ऊतक संरचना, किसी भी ऊतक तंत्र का निर्माण करने वाली ऊतक संरचना में संरचना भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु उनकी उत्पत्ति व कार्य समान होते हैं। इनकी संरचना भिन्न है। भाई ऊतक तंत्र का निर्माण ये वाला ऊतक कर रहा है, फ्लोएम, जिसको हमने एज ए एग्जांपल लिया है, लेकिन फ्लोएम की क्या सारी जो है संरचनाएं समान है? नहीं है। इसमें एक फ्लोएम ऊतक है, एक चालिनी नलिका है, एक सह कोशिका है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं। और यही ये कह रहा है कि क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, लेकिन इनकी उत्पत्ति समान है। मतलब ये जब बनी होंगी तो एक जैसा बनी होगी और काम भी समान कर रही है। वही क्या काम कर रही है? भोजन का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, ये दूसरी लाइन बता रही है कि उत्पत्ति समान है लेकिन और कार्य भी समान है, और इसीलिए हम इसको ऊतक कह रहे हैं। ऊतक की डेफिनेशन ही ये है कि उत्पत्ति और कार्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी तो ऊतक में रखा है इसे। चलिए, ये वाली 4-5 जो लाइन है, आई होप मैंने आपको सेटिस्फाई कर दिया हो समझा के। अब बात करते हैं, पौधों में पाए जाने वाले ऊतक तंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मतलब अब जो हम टिश्यू सिस्टम में जो मैंने नंबर 1, नंबर 2 डाले आपको, वो बहुत प्रकार के हैं, कितने भी प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ। हमारे पास 3 प्रकार के, हमने उनको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जो भी हमारे पास ऊतक के प्रकार हैं ऊतक तंत्र में। पहला है बाहरी त्वचीय ऊतक तंत्र, यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, यानी कि बाहरी त्वचा, नाम लग रहा होगा, यानी कि पौधे की सबसे ऊपरी लेयर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं भरण अथवा भौतिक ऊतक तंत्र की, जिसको हम ग्राउंड एंड फिजिकल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था जब इससे पहले हमने बात की थी, जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि वलकुट और मज्जा जो है वो ग्राउंड टिश्यू यानी भरण ऊतक कहलाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर, फिर खाली जगहों को भरने के लिए हम जिस ऊतक का काम करते हैं, जिस ऊतक का उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भरण ऊतक कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये भरण ऊतक हो गया दूसरा। और तीसरा जो सबसे मेन है वो है सहवनी ऊतक तंत्र, जिसको हम बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें क्या आएंगे, इसमें आपके आएंगे जाइलम और फ्लोएम और एधा और इससे जुड़ी हुई संरचनाएं। ठीक, आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, बाहरी त्वचा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहला सिस्टम जो हमारा है वो है बाहरी त्वचा। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, मुझे पता है आपके मन में क्या डाउट आ रहा है कि मैम आपने जाइलम और फ्लोएम तो वहां पढ़ाया था, लेकिन वहां पे हमने टिश्यू के प्रकार में पढ़ा था। उसे टिश्यू के प्रकार में जटिल ऊतक के फॉर्म में हमने जाइलम और फ्लोएम को पढ़ा था, संरचना वही रहेगी। अब हम किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं, हम पौधे में पाए जाने वाले ऊतक तंत्र के अंतर्गत जो सहवनी टिश्यू आते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे कहा था कि जाइलम और फ्लोएम क्या बनाते हैं, सहवन ऊतक बनाते हैं। वहां तो हम कोशिकाओं के हिसाब से प्रकार पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि पौधे में ऊतक तंत्र कौन कौन से। तो इसमें तो दोनों मिल गए, जाइलम और फ्लोएम मिल गए, यानी कि जटिल ऊतक एक तरह से क्या होता है, सहवनी ऊतक होता है। ये बात हमने वहां पे की थी, अगर आपको क्लास की याद आ रही हो थोड़ी थोड़ी तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं बाहरी त्वचीय ऊतक तंत्र यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। बाहरी त्वचीय ऊतक तंत्र में पौधों की जड़, स्तंभ यानी कि तना, पत्ती, पुष्प आदि की बाहरी त्वचा यानी कि एपिडर्मिस व उससे संबंधित संरचनाएं जैसे रंध्र, रोम आदि सम्मिलित है। यानी कि प्लांट में आपको बाहर से जो भी, जैसे हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, वैसे ही पौधे की पूरी जो त्वचा है वो किसके अंतर्गत आती है, बाहरी त्वचा यानी कि एपिडर्मिस के अंतर्गत आती है। उसमें जुड़ी हुई संरचनाएं जैसे रंध्र और रोम, रोम मतलब हेयर, जो कि आपको बताया था जड़ में भी निकलते हैं। ठीक है, जड़ से जो रोम निकलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, गाजर में आपने अच्छी तरह से देखे हैं। ठीक है, गाजर में वो जो बाल होते हैं वो। यह पौधों की विभिन्न अंगों वात रंध्रों को छोड़कर, वात रंध्र क्या होते हैं अभी समझाती हूं मैं, इनको बोलते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, को छोड़कर चारों ओर एक आवरण कवरिंग का निर्माण करती है, वही त्वचा की तरह। पौधे के संपूर्ण भाग में किसको छोड़कर, वात रंध्रों को छोड़कर। अब वात रंध्र क्या होते हैं, वात रंध्र हम बात करते हैं, हमने अभी तक एक रंध्र की बात सुनी हुई है कि जो रंध्र होते हैं पत्तियों पे, उन्हें हम, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इसकी बात या कहानी अभी तक आपके समझ में आई है। लेकिन पौधे में और भी एक प्रकार के रंध्र होते हैं, जो ये तो सिर्फ पत्तियों पे पाए जाते हैं, ये वाले रंध्र जिससे श्वसन वगैरह होता है ना, गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन जो तना होता है, पौधे का तना, उस पर भी छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, और इन होल्स या छिद्र को या रंध्रों को हम क्या कह देते हैं, वात रंध्र। आगे आएंगे ये, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। वात रंध्र यानी लेंटिकल्स। ठीक है, अब इनको रंध्र कह दिया तो इनको भी रंध्र कहते तो ये बुरा मान जाते कि वो पत्ती पे है, मैं तने पे हूं, मेरे साथ नाइंसाफी है, तो इसीलिए इसको वात रंध्र नाम दिया। अब इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। वात का मतलब होता है एयर, हालांकि ये वाले रंध्र भी क्या कर रहे हैं, गैस का एक्सचेंज कर रहे हैं, हवा का एक्सचेंज कर रहे हैं। अब मैं हवा बोलूं, गैस बोलूं या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बोलूं, बात तो सेम ही है ना। हवा से हमारा मतलब वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन, गैसों का एक्सचेंज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये तने में काम करते हैं, यही जो पत्तियों में करे। भाई इसको भी तो सांस लेनी है ना, ये इसको मारना थोड़ी है, पत्ती तो अपना काम कर रही है प्रकाश संश्लेषण और शोषण का,
वो पूरे पौधे में जाता है, ये बात सही है, लेकिन तने में भी कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं, वही जो क्या काम करते हैं, गैसों के एक्सचेंज का काम करते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में करते हैं और सभी तनों पे हो ऐसा कंपलसरी भी नहीं है, इसलिए मेन काम तो इन्हीं को करना पड़ता है। ये तो ऐसे ही साइड वाला, वो साइड हीरो होता है ना फिल्म में, थोड़ा सा उसको रोल दे दिया, ऐसे कुछ रोल दे रखा है इसको कि तुम भी चलो गैस एक्सचेंज कर लो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। और सभी तनों पे वातरंध्र हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो वातरंध्रों को छोड़कर, यहाँ पे वातरंध्र है, इसको छोड़कर आपको ये जो येलो लाइन दिख रही है पूरे पौधे पर, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो जड़ हो, सभी पे जो बाहरी स्किन है वो हमारी क्या है, बाहरी त्वचा है, वो एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है। क्या करती है ये, आवरण का निर्माण करती है, कवरिंग करती है, कवर करके रखती है पौधे को। ये देखो, ये हमने एक क्या लिया है, पौधे का कट यानी कि सेक्शन काटा है, किसी का भी हो सकता है, ये तना भी हो सकता है, जड़ भी हो सकता है। इसमें आपको ये जो कोशिकाएं दिख रही है, जो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल शेप की दिख रही है, मतलब आयताकार दिख रही है, यही हमारी क्या है, बाहरी त्वचा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और ऊपर आपको एक ग्रीन लेयर और दिख रही होगी डार्क, ये भी है, ये इसकी बाहरी परत है जिसको आउटर सेल वॉल भी कहते हैं, ठीक है। कहीं पे इसको क्यूटिकल भी कहते हैं, अभी बात आगे आएगा नाम क्यूटिकल। ये जो डार्क ग्रीन कलर की मोटी सी दिख रही है, और नीचे वाली जो लेयर होती है वो सारा इनर टिश्यू है, यानी कि वही उसमें सवन उत्तक भी आ गया, उसमें भरण उत्तक भी आ गया, ठीक है, वो सब नीचे आ जाएंगे। अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम, कवरिंग की बात करें। अब इस कवरिंग के नीचे आपने थोड़ी सी, आपको पिछली क्लासेस याद आ रही हो तो मैंने आपको बताया था, डायग्राम बनाया हुआ है हमने पहले, कि बाहरी त्वचा होती है, उसके नीचे अधस त्वचा भी होती है जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, जिसमें जनरली स्थूल कोणोत्तक कोशिकाएं पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधों में, है ना। तो वो ये नीचे ही होंगी, इसके नीचे सब कुछ, ये सबसे ऊपर, बाकी सब नीचे नीचे, पानी कम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ दे रखा है कि ये बाहर त्वचा है, ऊपर वाली जो लेयर है वो आउटर सेल मेम्ब्रेन है यानी बाहरी कोशिका भित्ति हो गई, और नीचे वाली जो है वो इनर कोशिका भित्ति यानी कि आंतरिक कोशिका भित्ति हो गई। बाहरी त्वचा पौधों के सभी अंगों पर एक रक्षी आवरण बनाती है ना। क्या करती है ये, इसको सेफ्टी प्रोवाइड कराएगी, जैसे हमारी स्किन हमें प्रोवाइड करा रही है बाहरी आघातों से, बाहरी बैक्टीरिया से, धूल के कणों से, वैसे ही ये प्लांट को क्या करती है, रक्षी आवरण प्रोवाइड करवाती है, टेम्परेचर, तापमान से, ठंड से, गर्मी से। वो भी तो सजीव है ना, उनको भी, हालांकि सेंसेस कम है उनमें हमारे कंपैरिजन में, लेकिन है तो सही, नहीं तो उनकी सेल में बर्फ जम जाएगा ना, मर जाएंगी सेल, ठीक है, ठंड में, गर्मी में। तो रक्षात्मक आवरण करवाती है धूल से, मिट्टी से, किसी से भी आप मान लो, बैक्टीरिया से, वायरस से, जिससे आप चाहो उससे मान लो, जो पौधे के आंतरिक भीतरी उत्तकों की रक्षा करती है। जो अंदर जितने भी उत्तक हैं, जो नॉर्मली हम कह रहे हैं भरण या सवन उत्तक होंगे, उनकी रक्षा प्रोवाइड करवाती है, इसके नीचे के सारे अंदर वाले जितने भी उत्तक हैं उनको। यह केवल कुछ स्थानों जैसे रंध्रों यानी कि स्टोमेटा तथा वातरंध्रों, जिसको अभी हमने डिस्कस किया पिछले बोर्ड पे कि वातरंध्र क्या होते हैं, को छोड़कर एक सतत परत के रूप में पाई जाती है। कंटिन्यूअस लेयर है, कहीं भी नहीं छूटी हुई है, सिवाय कहाँ पे, एक तो वातरंध्र जो हम बोल रहे हैं और एक स्टोमेटा पे। स्टोमेटा क्योंकि हम जब बनाते हैं, थोड़ा सा आप क्लास 10th में बना के आए ही हो, जब स्टोमेटा बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, स्टोमेटा भी पढ़ने हैं हमें, रंध्र भी पढ़ने हैं ऐसे, और फिर यहां से कंटिन्यू कर देते हैं। इसके ऊपर एपिडर्मिस नहीं बनाते, ठीक है, ये बाहरी त्वचा है, ये बाहरी त्वचा, इसके ऊपर एपिडर्मिस नहीं है, इसको छोड़ के और वातरंध्रों को छोड़ के, जो भी हमने पिछले बोर्ड पे देखा, इनको छोड़ के सभी जगहों पे क्या है, बाहरी त्वचा फैली हुई रहती है, कंटिन्यूअसली, मतलब सतत रहती है। यह प्राय एक स्तरीय परत के रूप में उपस्थित होती है, किंतु कुछ पौधों में द्विस्तरीय या बहुस्तरीय भी हो सकती है, ठीक है। नॉर्मल आपको जो मिलेगी वो एक स्तरीय, और आपको ऐसे ही बनानी है
वैसे इसे ढोलकाकार बनाया जाता है, जिसको आप आयताकार कह सकते हैं। गोल गोल नहीं बनाएंगे आप इसे। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान में रखेंगे, जैसे पिछले कुछ लेक्चर में मैंने आपको पैरेन्काइमा बनाते हुए बताया था, वैसे ही ये एपिडर्मिस हमेशा आप ऐसी आयताकार ही बनाएंगे, गोल नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनका एक फिक्स शेप है जो मैक्सिमम बुक में दे रखा है, और वो दे रखा है ढोलकाकार। ढोलक के समान, ढोलक देखा ही आपने, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप वैसे ही बनाएंगे इसको, फिर से देख लो एक बार, ऐसे ढोलक के समान, थोड़ी सी लंबी ऐसे। आप पेंसिल से बनाएंगे तो ढंग से बनेगी, थोड़ा सा बोर्ड पे रहता है, ठीक है। तो ढोलकाकार, या आप जिसको आयताकार समझना चाहते हैं कर सकते हैं, थोड़ा सा गोलाई देनी पड़ेगी आपको इसको। तो ये एपिडर्मिस एक स्तरीय होती है, लेकिन कुछ पौधों में ये द्विस्तरीय भी हो सकती है, मतलब नीचे भी हो सकती है, ऐसे, ठीक। ऐसा किसमें होता है? जनरली आपको मरुद्भिद पादपों में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है मरुद्भिद मरे हुए रहते हैं, उनके पास जल नहीं रहता है ना, मरु मरु करते हैं वो जल के लिए। तो उनको क्या है भाई, त्वचा है तो उससे वाष्पोत्सर्जन होना है। एक तो वो आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि उनमें सनकन स्टोमेटा होते हैं, यानी कि गर्त युक्त रंध्र होते हैं। उसके बाद दूसरा, उनकी ये जो बाहरी त्वचा होती है वो 4-5 लेयर की हो जाती है, ताकि जल की हानि कम से कम हो। तो उन जगहों पे आपको जनरली 2 या 3 लेयर में मिल सकती है, द्वि या बहुस्तरीय हो सकती है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। और इसमें एक केंद्रीय रिक्तिका के परितः जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की परत होती है। फिर से एक बार, कई बच्चों को प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में दिक्कत आती है, दोनों एक ही है। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। प्रोटोप्लाज्म बोलो, साइटोप्लाज्म बोलो, एक ही बात है। जीव द्रव्य बोलो, कोशिका द्रव्य बोलो, एक ही बात है, ठीक है। क्या होगा, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो ढोलकाकार होती है, यानी कि ऐसी, ये, ठीक है। यहाँ से भी आप थोड़ा सा गोला बनाएंगे, क्योंकि ढोलक जैसा बनाना है हमें, इसको धमाधम ठोकना है इसको। ये इस तरह से होती है। इनका क्या है, एक केंद्रीय की रिक्तिका होती है, मतलब बीच में एक रिक्तिका होगी। अब कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा भाई ये रिक्तिका क्या है। रिक्तिका कुछ नहीं है, पादप सेल की संरचना आपने पढ़ी है, वहाँ पे पढ़ा है। सेल जब हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि सेल में रिक्तिका यानी कि वैक्यूल होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एक बबल जैसी संरचना होती है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसके बीच में हवा भरी रहती है, और कुछ नहीं। काफ़ी इसकी है बहुत इंपॉर्टेंस, ये ऐसे ही नहीं है। ये क्या करती है, पानी और दूसरी चीज़ों का रेगुलेशन करती है, यानी कि उनको बनाए रखती है कि कितनी मात्रा कोशिका में चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, उसका रेगुलेशन यानी कि नियमन करती है, ठीक है। रिक्तिका, ये एक रिक्तिका है, केंद्रीय रिक्तिका बोल रहा है, तो हमने केंद्र में एक रिक्तिका बना दी है, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल, राइट। चलिए, जीव द्रव्य जो है इसका कैसा है, परितः जीव द्रव्य, मतलब इसके चारों ओर, इस रिक्तिका के चारों ओर इसका जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, जो भी आप बोलना चाहे, जैसी जिसकी श्रद्धा बोलिए, ठीक है। ये जीव द्रव्य हो गया। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय अवकाशों का अभाव होता है। देखो मैंने जरा जो बनाई है सेल ऊपर, कहीं भी कोई गैप रखा है क्या, नहीं रखा है। दूसरी वाली भी जो बनाई उसमें भी गैप नहीं रखा। 2 परतें बनाई, 3 बनाओ, 6 बनाओ, जितनी भी बनाओ, गैप नहीं रखना है जब तक आप बाहरी त्वचा बना रहे हो, ठीक है। तो बाहरी त्वचा में अंतर कोशिकीय अवकाश, ये वर्ड बहुत बार आ गया है, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ। 2 कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है, जो जगह होती है, उसे हम कहते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश या अंतराकोशिकीय अवकाश, ठीक है। तो ये अंतर कोशिकीय अवकाश, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इंटर सेल्यूलर, वैसे ये वर्ड पहले वाली क्लासेस में आ चुका है, इंटर सेल्यूलर स्पेस, ठीक। अवकाशों का अभाव होता है। बाहरी त्वचीय कोशिका, जिसको हम एपिडर्मल सेल कह रहे हैं, कि भित्तियां अनिश्चित रूप से मोटी होती है, बहुत मोटी है।
है ना। कोई आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कहाँ मोटी होगी कहाँ पतली होगी, अनिश्चित रूप से, मतलब जहां मर्जी आए ये मोटी हो सकती है, इसको पूरी की पूरी छूट दे रखी है। इसकी मर्जी आए तो यहाँ मोटी हो जाए, इसकी मर्जी आए तो यहाँ हो जाए, इसकी मोटी है तो यहाँ कहीं भी ये अनिश्चित रूप से क्या हो सकती है, मोटी हो सकती है, या पूरी की पूरी सेल भित्ति ही मोटी हो जाए। ठीक, इसकी बात करेंगे अभी हम, आ रहा है इसका नंबर भी, चिंता दूर कर देंगे अभी। अनेक एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों की बाहरी त्वचा की कुछ कोशिकाएं बड़ी पतली भित्ति युक्त, बड़ी रिक्तिका युक्त एवं गोलाकार हो जाती है। इन्हें बुलिफॉर्म, ये बुलिफॉर्म जितना वर्ड आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि बुलिफॉर्म कोशिकाएं क्या होती है, और इससे आगे आने वाले चैप्टर्स में जब आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पूरा के पूरा 10th तक जो पढ़ के आए हो तो आए हो, अभी खतरनाक वाला प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है आपको, और वो जो है उसमें हम बात करेंगे बुलिफॉर्म कोशिकाओं की फिर से। इसलिए ये एनाटॉमी आपको पहले पढ़ाई जा रही है ताकि इसी से रिलेट रहेगा आपका प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, वहां पे वापस ये नाम आने वाले हैं सभी। ठीक है, तो ये बुलिफॉर्म कोशिकाएं क्या होती है, क्या ये बुल जैसी है? बुल हम जनरली किसको कहते हैं? बुल हम कहते हैं मोटा ताजा तगड़ा जो गाय से काफी हैवी होता है ना, ताकतवर होता है, उसको हम बुलिफॉर्म कहते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि ये नॉर्मल बाहरी त्वचा कोशिकाओं से ज्यादा मोटी है, ताकतवर है और गोलाकार है, क्योंकि नॉर्मल सेल्स हम कह रहे हैं कि बाहरी त्वचा की कोशिकाएं ढोलकाकार होती है, लेकिन कई बार बाहरी त्वचा की कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ कोशिकाएं गोलाकार हो जाती है, इस तरह से जो मैंने अभी येलो बनाई है। ये नॉर्मल कोशिकाओं से मोटी है ना, मतलब साइज वाइज, लेकिन इनकी भित्ति जो है वो पतली है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पतली भित्ति युक्त बड़ी रिक्तिका, रिक्तिका तो पहले जैसी बड़ी है, ऐसी। इन कोशिकाओं को हम क्या कह रहे हैं? बुलिफॉर्म कोशिकाएं। ठीक, बुलिफॉर्म कोशिकाएं कह रहे हैं। ये क्या काम है इनका? ये सिर्फ एक बीजपत्र में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। क्या काम है पढ़ेंगे ये धीरे धीरे। कुछ नहीं, ये पत्तियों के मुड़ने या तने के मुड़ने को हैंडल करती है ना। हमारे पास तो मसल्स है, बोन्स है, वो जॉइंटेड है, कैसे भी मोड़ लेते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अब इनमें जैसे मान लो तेज हवा का झोंका आया तो तना जो है वो तो ऐसा कड़क रहेगा, तो वो तो फटाक से टूट जाएगा, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी तो देनी पड़ेगी ना। और एक बीजपत्री जिनकी पत्तियां आप देखते हो, गेहूं, ठीक है, आपको बताया चावल, उनकी पत्तियां ऐसी लंबी लंबी सी होती है। कितनी लंबी पत्तियां होती है? गन्ना, काफी लंबी पत्तियां होती है, तो वो तो हवा से इधर उधर होकर टूट जाएंगी। तो उनको मुड़ने और सही रखने के लिए लचीलापन जो प्रदान करती है वो कौन होती है? बुलिफॉर्म कोशिकाएं होती है। पानी भरा हुआ रहता है इसमें जनरली। ये कोशिकाएं स्फीत का मतलब फूली हुई, इसीलिए गोलाकार बनाई है, अच्छी तगड़ी मोटी। ठीक है, जिसको हम टर्जिडिटी भी कहते हैं। इंग्लिश वर्ड याद करते जाएं, काम आएंगे आगे। में परिवर्तन के कारण वातावरण के अनुसार पत्तियों के, ठीक है, पत्तियों के खुलने एवं मुड़ने में सहायक होती है। जो कि मैंने आपसे कहा कि पत्तियां जो है उसका मुड़ना, टूटना, खुलना, है ना। पत्ती देखो ऐसे ही नहीं उगती। अगर किसी ने पत्ती को उगते हुए देखा हो कभी, जब पत्ती उगती है तो वो ऐसे फोल्ड होती है, अधिकतर प्लांट में आपने देखा होगा। फिर धीरे 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 वो खुलती है और फिर चौड़ी होती है। तो ये मुड़ने खुलने की जो प्रक्रिया है उसका जो सहायता है वो कौन करती है? ये बुलिफॉर्म कोशिकाएं करती है। इस प्रकार अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। जब इन्हें लगता है कि नहीं बहुत सारा पानी लॉस हो गया है पत्तियों में, तो ये मुड़ जाएंगी ताकि वाष्पोत्सर्जन नहीं हो, क्योंकि जितनी सतह ज्यादा होगी वाष्पोत्सर्जन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? सनलाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के वायुवीय भाग, चाहे वो तना हो, पत्ती हो, किसी से भी जल का वाष्प बन के उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक, ट्रांसपिरेशन जिसको कहते हैं। जड़ों में बाहरी त्वचीय स्तर को एपिब्लेमा कहते हैं। पूरे पादप की हमने बात की,
और कहा कि जो बाहरी लेयर होती है वो बाहरी त्वचा होती है, लेकिन जड़ आपको पता है थोड़ी सी दूसरे पादपीय भाग से डिफरेंट दिखती है, रंगहीन दिखती है, सफेद दिखती है, मिट्टी में रहती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो जड़ों पे बाहरी त्वचा पाई जाती है वो बाहरी त्वचा ही, लेकिन उसको हमने नाम दे दिया है एपिब्लेमा। क्या नाम दे दिया है भाई? एपिब्लेमा। उसको भी खुश रख दिया, वो भी नाराज नहीं हो कि नहीं मैं तो दूसरों से डिफरेंट दिखती हूँ, है ना। लोगों को होता है ना मैं बहुत डिफरेंट हूँ तो मेरा नाम भी डिफरेंट होना चाहिए। तो ये बोल रही है जड़ कि भाई मैं दूसरे भागों से बहुत डिफरेंट हूँ, मेरा अलग लुक है, तो मेरे को अलग नाम दो। तो इसको फिर हमने अलग नाम दे दिया। क्या दे दिया? एपिब्लेमा। ठीक है। एपिब्लेमा की कुछ कोशिकाएं एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। ठीक है, ये जड़ है। जड़ की जो एपिब्लेमा है ये क्या करेगी? बाहर निकलकर क्या बनाती है? मूल रोम बनाती है। रूट हेयर जिसको हम कहते हैं। मूल पे छोटे छोटे हेयर जैसी संरचनाएं होती हैं, बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं मूल रोम। तो ये किससे बनते हैं? बाहरी त्वचा से ही बनते हैं, लेकिन जड़ वाली बाहरी त्वचा को हम क्या कह देते हैं? एपिब्लेमा। ठीक। कैसे है ये? एक कोशिकीय। ये बात अभी आप रट लो, क्योंकि आगे ये चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें बहुत काम आने वाली है। जड़ पे जो बाल होते हैं या रोम होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। इसको याद रख लो, कहाँ काम आएगी मैं बताऊंगी, याद कराऊंगी इस क्लास को फिर से। बाहरी त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। फर्स्ट जो डायग्राम मैंने बनाया था, आपको जो दिखाया था, उस पर मैंने बात की थी कि बाहरी त्वचा पर एक पतली मोम जैसी परत होती है, और ये आपने देखी भी है। जब आप किसी पत्ती को फाड़ते हैं, ठीक है, तो पत्ती को फाड़ते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर रह जाती है पत्ती पे, जो हरी नहीं होती है। वो क्या होती है? वो ये क्यूटिकल होती है, मोम जैसी वैक्सी लेयर। इसीलिए पत्तियां शाइन करती है। क्यों शाइन करती है? चमक दिखती है ना पत्तियों पे, किसकी वजह से? क्योंकि ये वैक्स का मतलब मोम जैसी परत इन पे लगी होती है, इसलिए वो चिकनी भी होती है, स्मूथ भी होती है, इसी की वजह से। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? क्यूटिकल। जो मैंने आपको फर्स्ट जो डायग्राम हमने देखा था उस पर भी बताई थी। ये देखो अलग से ग्रीन कलर की। अच्छा, बुलीफॉर्म कोशिकाओं का डायग्राम देख लो जरा, बना तो दिया ही हमने, एक बार ये भी देख लो। ये पत्ती है, पत्ती की संरचना बता रहे हैं हम, क्योंकि हमने कहा कि वो एक बीजपत्री पत्तियों पर ही बुलीफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती है। ये आपका सवन मंडल है, मतलब जाइलम फ्लोएम है, इन्हीं के ऊपर होती है ये, और नहीं होती है। देखो बीच में कहीं नहीं है। सवन मंडल होता है ना, सवन मंडल के ऊपर की तरफ ये देखो, आपको स्पेशल कुछ अलग से इनको और इनको कंपेयर करोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत फुली हुई सी है, अलग से फुली हुई है। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? बुलीफॉर्म। फूली हुई से याद हो जाएगा आपको, मैंने तो ऐसे ही याद रख रखा है कि बहुत फूली हुई होती है ऐसे बुल की तरह, और फॉर्म या मतलब फूली हुई से फॉर्म याद कर लो, बुलीफॉर्म कोशिकाएं। ठीक है, बाकी ये आपका सवन उत्तक है, इसमें जाइलम फ्लोएम मिलेंगे आपको, अभी डिस्कस करेंगे। ये आपका भरण उत्तक है जिसमें मीजो मध्य उत्तक और बहुत सारी चीजें आने वाली है, अभी चिंता मत करो, सब पढ़ा देंगे। ये एपिडर्मिस है ऊपर वाली, और एपिडर्मिस दोनों तरफ होती है। अगर पत्ती की बात करें तो पत्ती के ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। ठीक है, वैसे ऊपर वाली को हम क्या कह देते हैं? अपर एपिडर्मिस कह देते हैं, यानी कि ऊपरी बाहरी त्वचा, और नीचे वाली को कह देते हैं निचली बाहरी त्वचा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो पत्ती की संरचना पढ़ेंगे तब बाकी कहानियां पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बुलीफॉर्म पढ़ना था हमें। चलो आगे बात करते हैं। ये बात खत्म हो गई। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है, इसका भी यही काम है कि क्या करना है? वाष्पोत्सर्जन को कम करना है, यानी कि ट्रांसपीरेशन को कम करना है। और मैंने आपको कहा भी था कि क्यूटिकल जो होती है वो मरुद्भिद पादप,
अभी मैंने जब वहां पे क्यूटिकल समझाई थी तब कहा था कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं यानी कि जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, मरुस्थल में रहने वाले पादप, उनमें क्यूटिकल और मोटी होती है क्योंकि वही उनके पानी को मरु मरु करते रहते हैं, वो पानी का लॉस होने नहीं दे सकते, तो उन पे ज्यादा मोटी होती है। ठीक है, और मूल में क्यूटिकल नहीं होती, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि मूल में वाष्पोत्सर्जन हो ही नहीं रहा, वो तो अंदर रहती है जमीन में, उसको वाष्पोत्सर्जन का कोई डर ही नहीं है, जमीन से थोड़ी पानी खींच के सन ले जा रहा है, वो तो ढकी हुई है अंदर जमीन में, तो वहां पे क्यूटिकल नहीं होती। ये सब अंतर है बेटा जड़ और तने में। कई बच्चे मुझसे पिछले वाली क्लास में पूछते कैसे पता चला जड़ है और तना है। ये ऐसी चीजों से पता चलता है कि जड़ का एक अपना स्ट्रक्चर है, तने का अपना स्ट्रक्चर है, पत्ती का अपना स्ट्रक्चर है, तो अंदर स्ट्रक्चर देख के हमें पता चलता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि मूल में एक कोशिकीय रोम होते हैं, अभी इस पे भी कहानी में ट्विस्ट आएगा आगे जाके। ऐसे ही जो मूल है उसमें क्यूटिकल नहीं होती लेकिन तने में होती है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम आलू तना है तो उस पर क्यूटिकल होगी, अगर वो जड़ होता तो उस पर क्यूटिकल नहीं होती, जैसे कि शकरकंद में नहीं होती, गाजर में नहीं होती, क्योंकि वो सब जड़ें हैं। रूपांतरित है तो क्या हुआ, कुछ तो हमें ऐसा उसके अंदर संरचना मिली है जिससे हमें वो पता चला है कि वो तना है या जड़ है। और भी है, पढ़ो ये चैप्टर, काफी चीजें पता चलेगी। बाहरी त्वचीय उत्तक तंत्र के कार्य, अब ये करती क्या है वो हमने साथ साथ वैसे डिस्कस कर ही लिए, बताती गई हूँ आपको क्या क्या काम में आ रही है, लेकिन एक बार थोड़ा पॉइंट फॉर्म में लिख दे, थोड़ा अच्छे तरीके से, है ना, बेहतर वाले तरीके से। फंक्शंस ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, सबसे पहला है बाहरी त्वचा आंतरिक उत्तकों की वातावरणीय कारकों जैसे कि धूप, पानी, ताप से रक्षा करती है। ये हमने शुरुआत में ही कहा था, रक्षा करती है मतलब किससे करेगी, धूप से, ठंड से, ताप से, ठीक है, बाहरी आघातों से रक्षा करती है। यह सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उत्तकों में प्रवेश करने से रोकती है। ये भी कहा था मैंने कि बैक्टीरिया से, वायरस से हमें क्या, पौधे को क्या प्रोवाइड करवाएगी, सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगी। बाहरी त्वचा के रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं तथा अतिरिक्त जल को निष्कासित करते हैं। जल को निष्कासित मतलब वही वाष्पोत्सर्जन जो कर रहे हैं वो, उसमें कह रहा है ये कि जल को निष्कासित करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि मैम जब जल इतना ही लॉस हो रहा है तो रंध्र बंद क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि उसके थ्रू हमारे प्लांट के बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलते हैं, और जड़ें जो है ना उनके ऊपर धुन सवार होती है, बस जल अवशोषित करना, जल अवशोषित करना, लेकिन वो जल पौधे के जितना काम आ रहा है उतना ही काम आ रहा है। बाकी एक्सेसिव जल जब इकट्ठा हो जाएगा तो पौधे क्या करेंगे, फिर तो उनकी कोशिकाएं फूल के फट जाएंगी। तो उस जल को बाहर भी तो निकालना है, तो उस जल को बाहर किससे निकाला जाता है, रंध्र से, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन जरूरी भी है, नुकसानदायक है ऐसा नहीं है। और अभी हम पढ़ेंगे, देखो बाहरी त्वचा में क्या क्या चीजें पाई जाती है, जैसे रंध्र है, वात रंध्र, इनके बारे में भी आने वाला है कि और क्या क्या होता है बाहरी त्वचा में। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताती हूँ, शायद आपको बुक में नहीं मिलेगी, हालांकि ये भी बुलीफॉर्म वगैरह भी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में, पर हमें लिखना है, ऐसा मत सोचना कि बुक में नहीं है तो नहीं लिखना है, लिखना है। एक और होता है, बाहरी त्वचा में कई बार कुछ कोशिकाएं जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव करने लग जाती है, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ सेल्स, क्यों सिस्टोलिथ कहते हैं, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स जमा होने लग जाते हैं बाहरी त्वचा में। एक तो बुलीफॉर्म पड़ा, लेकिन कई पादपों में, सब में नहीं, जैसे कि एस्टेरेसी के कुछ मेंबर हैं, है ना, उनमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कण जो है वो जमा होने लग जाते हैं, फिर उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिथ सेल्स कहते हैं। नाम अलग देना पड़ेगा ना, ठीक है, ये आप कहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको बता दिया। उसके बाद क्या कार्य है, उपत्वचा तथा उपत्वचीय रोम वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। ठीक है, उपत्वचा मतलब, उपत्वचा किसको कहते हैं, क्यूटिकल को ही उपत्वचा कहते हैं, क्यूटिकल इंग्लिश नाम है, ठीक है, क्यूटिकल को ही क्या कहते हैं, उपत्वचा। और उसमें पाए जाने वाले रोम, यानी कि जो हमने मूल रोम या जड़ रोम, जिसकी भी त्वचा पर पाए जाने वाले जो भी रोम है, वो भी क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं।
मूल रोम जल अवशोषण का कार्य करते हैं। मूल पे जो रोम पाए जाएंगे वो क्या करेंगे, जल का अवशोषण, क्योंकि ये सब बाहरी त्वचा से ही बने हुए हैं सब कुछ, चाहे रंध्र हो चाहे मूल रोम हो, बने तो बाहरी त्वचा से, तो एक तरह से बाहरी त्वचा ही ये काम कर रही है अलग अलग चीजें बना के। अधिचर्म यानी कि एपिडर्मल ग्लैंड विभिन्न उत्सर्जित पदार्थों का स्त्रावण करती है। अब ये क्या है, जैसे कि अधिचर्म से बुलिफॉर्म कोशिकाएं बनी, सिस्टोलिथ बना, रोम बने, ऐसे ही कई बार बाहरी त्वचा से कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां भी बनती हैं, ऐसी स्पेशल ग्रंथियां। ये क्या करती हैं, ये किसी ना किसी पदार्थ का सिक्रीशन करती है, वो अलग अलग हो सकता है। कुछ जैसे मैंने आपसे कहा था मकरंद वाली होती है जो मकरंद का स्त्रावण करेंगी, कुछ टैनिन स्त्रावित करेंगी, कुछ लेटेक्स स्त्रावित करेंगी, वो सब बाहरी त्वचा से ही बनते हैं, बाहरी त्वचा के ही कट करने से। अफीम बताया था कट करने से, कट किसको कर रहे हैं आप, ऊपर वाली स्किन को कर रहे हैं, वहीं से क्या हो रहा है, लेटेक्स निकल रहा है, रबर शीर निकल रहा है। तो बाहरी त्वचा के ही कुछ भाग क्या करते हैं, विभिन्न पदार्थों का स्त्रवण करते हैं, साथ ही में उत्सर्जित पदार्थ जो पौधों के लिए हानिकारक है उनको उत्सर्जित करती है। ये जो आप लेटेक्स टैनिन जो निकालते हैं ना, रबड़, ये क्या है, हमारे लिए वो काम के हैं, पौधों के लिए तो वो वेस्ट है, इसीलिए वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं उसको। उत्सर्जित पदार्थ होते हैं ये पौधों के। तो पौधा देखिए आपको सब कुछ दे रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, पत्ती दे रहा है, बीज दे रहा है, उसके बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल है, ये टैनिन, रेनिन, लेटेक्स, ये भी हमारे काम का है, उसको भी हम नहीं छोड़ रहे, वो भी हमारे लिए, उनका उत्सर्जित पदार्थ भी हमारे लिए यूजफुल है। इतने काम के हैं ये पौधे, और इसीलिए हमें पौधों को बचाना है, पौधों को लगाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। ठीक, चलिए, तो ये कहा खत्म हुए यहाँ पे आज के कार्य और बाहरी त्वचा और उससे जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो इसी तरह खुश रहिए, पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ की हर चीज़ जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है।